वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है जियोग्राफी सेकंड पेपर का। ठीक, उस पर हम चर्चा करेंगे और पहला क्वेश्चन यही होता है। और ये क्वेश्चन क्या है, एक प्रकार से बोल लीजिए इसको, ये एक यूनिवर्सल प्रश्न है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो कि हमेशा से पूछा आता रहा है कि भारतीय विविधता में एकता को विस्तृत रूप से परिभाषित कीजिए, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न जो है पूछा जाता रहा है अब तक के परिवेश में। हमने देखा है बहुत सारे पेपर हमने जो है प्रीवियस ईयर की उठा के देखा, तो उसमें ये सारे प्रश्न मिले हमको। तो हमने सोचा ये प्रश्न आ सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, उसका पेपर जो है आपका 15 तारीख को है। 15 तारीख को बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। एंड भी जियोग्राफी का सेकंड पेपर था फर्स्ट ईयर का। एंड थर्ड ईयर का जो होगा वो सारे के सारे पेपर जो है 15 को करवाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को दोस्तों। ठीक, और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो इसी पे। तो देखिए, भारत में विविधता है और विविधता होने के तत्परांत क्या है, उसमें एकता है। अब विविधता क्या होती है और एकता क्या होती है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये ध्यान देने योग्य बात क्या है, विविधता क्या कैसी है और एकता कैसी है। विविधता मतलब क्या होता है, एकता मतलब क्या होता है, इसको भी जान लेना अति आवश्यक है। तो विविधता क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं, फिर जानेंगे एकता क्या होता है। तो विविधता मतलब क्या होता है, अलगाव। जैसे कि विभिन्न प्रकार की चीजें हो, विभिन्न प्रकार के मत हो, विभिन्न प्रकार की संस्कृति हो, सामाजिक स्थिति हो, सामाजिक परिवेश हो, उसके बाद में विभिन्न धर्म हो, विभिन्न जाति के लोग रहते हो, विभिन्न प्रकार के उच्चावच हो, जैसा कि आपके सामने लिखा होगा संरचना बहुत प्रकार, विभिन्न प्रकार की उच्चावच, जल प्रवाह, जलवायु संबंधी, वानस्पतिक मृदा संबंधी, जलीय आवश्यकता, सिंचाई के साधन की आवश्यकता, कृषि संबंधी आवश्यकता, खनिज संबंधी विविधता, औद्योगिक विविधता इत्यादि प्रकार की जो विविधताएं होती है, ये सारी की सारी विविधताएं किस प्रकार से होती है। और भी हैं, जैसे ऊर्जा के स्रोत संबंधी विविधता, आवागमन के साधन, संचार के साधन में विविधता, जनसांख्यिकीय विविधता। इसका मतलब ये होता है कि इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जो है कार्यरत होते, जैसे कि प्राचीन काल में कुछ और तरह से ये सारी चीजें होती थी, और आज के परिवेश में मतलब मॉडर्न युग में देखा जाए तो कुछ अलग प्रकार का इनका जो है दोहन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बात है। तो विविधता मतलब होता है अलगाव, और उस अलगाव में क्या हो, यूनिटी हो। मतलब विविधता को इंग्लिश में बोलता है डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मतलब विविधता में एकता। तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मतलब एकता मीन्स तो आप जानते होंगे कि अलग होते हुए भी एक है हम सब। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमको मनुष्यों का नहीं अध्ययन करना है कि मनुष्य के सांस्कृतिक तौर तरीके क्या है। जब समाज शास्त्र में विविधता के एकता में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हम चर्चा करते हैं। लेकिन अब भूगोल के परिप्रेक्ष्य में अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय विविधता में एकता को परिभाषित कीजिए, तो हमको ये बात जान लेना अति आवश्यक है कि हमको क्या करना होगा फिर। तो हमको उसकी संरचना, मतलब उसको उसका जो जियोग्राफिकल रीजन होगा, जो जियोग्राफिकल पोजीशन होगी, उस हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ के पर्वत पठार कैसे हैं, वहाँ का जल प्रवाह कैसा है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं वो किस प्रकार से कार्यरत हो रहे हैं। ठीक, तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला जो फैक्टर होता है वो होता है संरचना संबंधी विविधता। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे संरचना का मतलब क्या होता है, संरचना क्या होती है। तो संरचना दोस्तों क्या होती है, स्ट्रक्चर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। अब संरचना किस प्रकार से, जैसे कि संरचना की मैं बात करूं तो संरचना आपकी हो गई, जैसे उत्तर भारत की संरचना कुछ और प्रकार से, जैसे कि पर्वत का अगर उदाहरण ले ले संरचना के हिसाब से हम, जैसे कि हिमालय की बात करें तो हिमालय एक नया पर्वत है, और इसके इसकी जो चट्टाने हैं वो अलग प्रकार की हैं। और हिमालय नया पर्वत है, पूर्वी पश्चिमी घाट हो गए आपके, जो दक्षिणतम दक्षिण का पठार हो गया। उसके बाद में अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, दूसरी तरफ अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, मतलब कि घिसी पिटी पहाड़ियां हैं, पुरानी पहाड़ियां हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की पहाड़ियां हैं जो अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक, तो वो सारी सतपुड़ा, अरावली, ये सब पुरानी पहाड़ियां हैं। जबकि मोरदार पर्वत, वलित पर्वत जो नया पर्वत है, यंगेस्ट माउंटेन है, वो अपना हिमालय है, और जो कि भारत में स्थित है। तो भारत में कहीं कहीं ना कहीं पे पुराने पर्वत भी हैं, और वहीं पे आपको पुराने पर्वत के साथ साथ ही आपको नए पर्वतों को भी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए संरचना संबंधी विविधता भारत में फॉलो होती है। तो इस प्रकार की विविधता में भी एकता है। एकता मीन्स कि एक भारत देश में दो प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, एक बहुत पुरानी प्री कैम्ब्रियन युग की है, और एक टर्सरी युग की है, एक नई पर्वत जो हिमालय है। ठीक, तो ये
अब ये युग जो है ये ज्योग्राफी का जो है, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको पता होगा बहुत सारे युग है, टर्सरियन युग, ठीक। उसके बाद में और भी युग है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है उच्चावचन संबंधी विविधता या उच्चावचन की विविधता। उच्चावचन मीन्स जैसे कि कहीं पे मान लिया उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में आपके जो है पर्वत है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उससे नीचे आएंगे तो उसके बाद में खादर का मैदान है, बागर का मैदान है, कहीं पे जो है फिर उसके बाद में जलवायु गंगा जमुना का सतलज नदी का इन सब का जो है विस्तृत मैदान मिलता है हम लोगों को, ठीक। दोमट बलुई मृदा मिलती है, उसके बाद में बहुत सारे जो है मृदाएं मिलती है। तो वहां से देख सकते हैं कि उच्चावचन संबंधी विविधता है। अब दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत में आपको जो है तट मिलेंगे, महादेव सॉरी जो है किसके तट मिलेंगे आपको, जैसे समुद्र है किनारे, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एक जो है डायग्राम के माध्यम से, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका अरेबियन सी है, मतलब अरब सागर। तो अरब सागर जब इधर देखिए यहाँ पे जो है एक घाट का निर्माण होता है, और इस घाट की कुछ जो है उच्चावचन की संबंधी विविधता अलग है। यहाँ पे आपको मध्य में जो है पठार पड़ जाता है, ठीक। तेलंगाना का पठार है, मालवा का पठार है, ठीक। उसके बाद में इधर आएंगे तो शिलांग का पठार, बहुत सारे पठार पड़ेंगे। और यहाँ पे जो है अरावली की और विंध्याचल की बहुत सारी प्रकार की पहाड़ियां पड़ेंगी, तो वो सारी चीजें भी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार की विविधता है, कहीं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो कहीं पे जो है बहुत नीची चोटियां, घिसी पिटी चोटियां हैं अरावली की, ये भी उच्चावचन संबंधी विविधता है। कहीं पे नदियां हैं तो कहीं पे जो है झील है बड़ी बड़ी, तो बहुत सारी प्रकार की विविधता मिल सकती हैं। तो ये विविधता आपको जानना अति आवश्यक था। तो उच्चावच आप समझ चुके होंगे कि कहीं पे जो है किस प्रकार का पर्वत है, कहीं पे ज्यादा ऊंचा है, कहीं पे जो है उतना ऊंचा नहीं, कहीं पे पठार है तो कहीं पर पर्वत है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। जल प्रवाह संबंधी विविधता, अब जल प्रवाह संबंधी विविधता आपको समझ में आ रहा होगा। जल प्रवाह संबंधी विविधता ये क्या होता है, जैसे कि किसी कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियां होती हैं, जैसे कि गंगा जमुना का जो सतलज जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि बहुत उपजाऊ होता है। तो वो जो क्षेत्र है वहां पे जो जल प्रवाह संबंधी विविधता है, वहां पे जल की आवश्यकता लोगों की पूरी हो जाती है, मतलब वहां के खेतों में नदियों के द्वारा नहर बनाई जाती है और नहरों के माध्यम से सिंचाई हो जाती है। तो वहां पे नहरों के माध्यम से सिंचाई होगी, जहां पे नदियों का पूर्ण रूप से प्रभाव होगा, नदियां होगी, वहां पे नहरों के माध्यम से सिंचाई होगी। लेकिन जहां पे बात करें हम नदियां नहीं होती, जैसे राजस्थान का कुछ भाग ऐसा जहाँ पे नदियां नहीं है, तो वहां पे जो है किस प्रकार की सिंचाई होगी, वहां पे अलग प्रकार की सिंचाई होगी। तो जल का प्रवाह भी राजस्थान में नहीं है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे नदियां नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे है। तो विभिन्न प्रकार के परिवेश देखने को मिलते हैं, तो उनमें जो जल प्रवाह संबंधी विविधता है उसको भी एक हम अलग नहीं कर सकते, इसको भी रखना अति आवश्यक है। दो आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा विस्तृत उत्तरीय फॉर्म में, मतलब ये 500 शब्दों में लगभग आपको लिखना होता है इन प्रश्नों को। तो एक एक हेडिंग डालेंगे कि संरचना संबंधी विविधता, उच्चावचन संबंधी विविधता, जल प्रवाह संबंधी विविधता, एक दो उदाहरण देंगे, जैसे हिमालय का हमने दिया, जो है अरावली का दिया, और भी बहुत सारे पर्वतों का हमने दिया। तो उस प्रकार से आप दे सकते हो इसको, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करेंगे जलवायु संबंधी विविधता क्या होती है। तो जलवायु संबंधी विविधता आपको पता होगा, क्लाइमेट। तो जलवायु किस प्रकार से, जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर भारत में किस प्रकार की जलवायु होती है। कभी कभी उत्तर भारत की जलवायु क्या होती है, जैसे मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मियों के महीने में तो टेम्परेचर अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो है शीत ऋतु की बात करूं, मतलब ठंडियों की बात करूं, तो ठंडियों में क्या होता है, उत्तर भारत का जो है जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदान में क्या होता है, ठंडी बहुत अधिक हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नीचे चला जाता है, ठीक। लेकिन अगर वहीं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत में तब भी जो है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। जब उत्तर भारत में 0 डिग्री तापमान रहता है, उसी समय सेम कंडीशन में उसी ऋतु में क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दक्षिण भारत में मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जलवायु संबंधी विविधता भारत में पूर्ण रूप से हावी होती है, इसलिए इस फैक्टर को भी पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो सेकंड जो है फोर्थ आपका संबंधी ये हो गया, तो जिसपे हो जाता है उसको टिक करके चले जाते हैं। अगला है आपका वानस्पतिक विविधता। अब वानस्पतिक विविधता क्या होती है, देखिए जैसे हिमालय पे अगर आप जाओगे
तो हिमालय में जो है कुछ अलग थलग प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, जैसे कि हिमालय के अगर नीचे देखेंगे, जो शुरुआती हिमालय जहाँ से मतलब एकदम पृथ्वी से टच हुआ है हिमालय, वहां पे अगर देखोगे तो वहां पे कुछ अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक उसी प्रकार से भी जो है उसकी विविधता अलग होती चली जाएगी। वो मतलब कि वनस्पतियों का जो करेक्टर, मतलब वनस्पतियों की जो प्रजाति होगी वो बदलती जाएगी। जैसे कि जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे वैसे वैसे नुकीली प्रकार की जो है जो वनस्पति होंगी वो पाई जाएंगी। अगर मैं और देश की बात करूं, पूरे भारत देश की बात करूं, तो हिमालय पे कुछ अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं। जैसे जहाँ पे बारिश अधिक होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे मैं बात करूँ बारिश नहीं होती है वहाँ पे पतझड़ी बन पाए जाते हैं, और भी प्रकार के बन पाए जाते हैं, कटीले बन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती है नुकीली। राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पानी ही नहीं बरसता। जहाँ पे पानी नहीं बरसता वहाँ पे किस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, क्या पाएगी, नागफनी वगैरह वहाँ पे उगेगी, जिनमें जो है क्या होता है, पत्तियाँ नहीं होती, कांटे वगैरह होते हैं। और पत्तियों, आपको पता होगा पत्तियाँ क्या करती है, क्लोरोफिल को जाके इससे जो है क्लोरोफिल की क्रिया से क्या करती है, भोजन ग्रहण करती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो वो उसमें पत्तियां होती नहीं, तो जो है किसी तरीके से जीवित रह जाता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो वानस्पतिक विविधता भी भारत में जो है पूर्ण रूप से है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। अगला है मृदा संबंधी विविधता। और मृदा संबंधी विविधता किस प्रकार की है, तो मृदा मीन्स होता है मिट्टी, मीन्स सोल। तो सोल संबंधित विविधता बहुत सारी प्रकार की है। जैसे कि अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो है बलुई मिट्टी है, उसके बाद में दोमट मिट्टी है। ठीक, और दोमट मिट्टी में बहुत जो है उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे पंजाब हो गया, उसके बाद में हरियाणा का कुछ क्षेत्र हो गया, उसके बाद में यूपी का तो अपना ही क्षेत्र, बिहार का कुछ क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से हमारा कुछ क्षेत्र है जो कि दुआब क्षेत्र है, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र है। और आपको पता होगा कि गंगा जो है इस तरीके से कुछ आती है, गंगा इस तरीके से बहती है, और उसके नीचे से जो है इधर से जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यमुना आकर के यहाँ पे मिलती है इलाहाबाद में। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इनमें जो है दोमट मिट्टी पाई जाती है और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसलिए यहाँ की मिट्टी तो उपजाऊ हो गई। और राजस्थान में कहीं कहीं पे जो है मैं बता दूं तो वहाँ पे जो है बालू ही बालू है। अगर दक्षिण भारत में आओगे तो जो है पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी आपको मिलेगी, कहीं पे बगल में देखेंगे लैटेराइट मिट्टी, कहीं पे लाल मिट्टी मिलेगी। ठीक, तो इस प्रकार की बहुत सारी मिट्टियां आपको भारत में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में मृदा संबंधी विविधता भी पूर्ण रूप से है, इसको हम नकार बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। तो भारत में मिट्टी से के संबंधित विविधता भी है, मतलब मृदा संबंधी विविधता भी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद में जलीय आवश्यकता संबंधी विविधता है। जलीय आवश्यकता संबंधी विविधता, अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने वहां पे समझा था कि जल प्रवाह संबंधी विविधता का, जहाँ पे अब जलीय आवश्यकता किस प्रकार की होगी, जहाँ पे वर्षा कम हो रही होगी वहां पे ज्यादा जल की आवश्यकता होगी, जहाँ पे वर्षा नहीं सॉरी हो रही होगी वहां पे कम आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आवश्यकता के हिसाब से विविधता हो सकती है। जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे बारिश नहीं होती है, जहाँ और कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे कि मशीन नाम होगा, वहाँ पे बहुत सारी वर्षा होती है तो वहाँ पे नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं जहाँ पे जलीय आवश्यकता अधिक होगी, वहाँ पे जो है सारी चीजें होती है। तो ये इस अलग अलग प्रकार के भारत में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से बारिश होती है। ठीक, सिंचाई के साधनों की विविधता। अब सिंचाई के साधनों की विविधता अगर मैं बात करूं तो पहले क्या हुआ करता था, सिंचाई के साधन जैसे कि अब आज के ट्यूबवेल वगैरह चल गए हैं, नहर हो गई है। नहीं, पहले जो है जो है पहले पहले विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा, जैसे कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती थी पहले। ठीक है, ढेकुली और ये सारी चीजें होती थी, उनके माध्यम से सिंचाई की जाती थी। ठीक, तो अब वो ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब नहरों के माध्यम से सिंचाई होने लगी है। उसके बाद में ट्यूबवेल वगैरह लग गए हैं। ठीक, और इंजन के माध्यम से सिंचाई होने लगी है, और बहुत सारे साधन हैं जिनके माध्यम से सिंचाई हो रही है। तो जैसे कि कहीं पे नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, कहीं पे जो है ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से सिंचाई होती है, कहीं पे और प्रकार की सिंचाई होती है। तो सिंचाई के माध्यम से भी विविधता भारत में है। ठीक, कृषि संबंधित विविधता। कृषि संबंधी विविधता आपको पता होगा, जैसा कि अभी मैं बात करूँ तो जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी किस प्रकार की जो है खेती होती है, तो वहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि होती है, काटो एंड जलाओ कृषि होती है। ठीक, मतलब ये कृषि किस प्रकार की होती है, एक होती है बगाती कृषि, बगाती कृषि एक होती है, और एक होती है स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरणशील
सीड कृषि, इस दो प्रकार की। अब बगाती कृषि हम लोग करते हैं, बगाती कृषि हम लोग करते हैं जो कि एक शिक्षित समाज करता है, और शिक्षित ये भी है कुछ मामलों में, जैसे इनके मामले भी, ये लोग भी शिक्षित है लेकिन इनका शिक्षण दूसरे प्रकार का है, जैसे इनका माध्यम कुछ दूसरा है, हम लोगों का माध्यम कुछ दूसरा है। तो स्थानांतरशील कृषि ये लोग करते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ एक जगह पे इन्होंने कृषि की, और फिर जो है कृषि की वहाँ की जो मृदा है अब उतनी उपजाऊ नहीं रह गई, तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और फिर दूसरी जगह पे जाएंगे। फिर जो जंगल होगा, जंगल में जो लकड़ियाँ होगी, पेड़ पौधे होंगे, उनको काटेंगे, उसके बाद में उनकी जड़ों को जला देंगे, पूरा जंगल मतलब आग लगा देंगे उनमें। तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे। इस प्रकार से फिर वहाँ की जब उपजाऊ मिट्टी समाप्त हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की कृषि करते हैं, स्थानांतरशील कृषि। तो ये विभिन्न कर जनजातीय क्षेत्रों वाले करते हैं, जनजाति लोग करते हैं इसको, जनजातीय क्षेत्र के लोग, मतलब क्या, जनजाति लोग ही करते हैं कृषियाँ। तो स्थानांतरशील कृषि जनजातीय क्षेत्र के लोग करते हैं, मतलब जनजाति लोग करते हैं, और बगाती कृषि जो करते हैं वो हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार की विविधता ही, बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है इसमें, ठीक। और हम देखते हैं खनिज संबंधी विविधता। अब खनिज क्या होता है, जो नीचे से माइनर्स वगैरह, अब देखिए कहीं पे जो है अभ्रक ज्यादा हो रहा है, कहीं पे चांदी ज्यादा निकल रही है, कहीं पे लोहा है, कहीं पे जो है इस्पात है, मतलब अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं, खनिज है, खनिज पदार्थ है, कहीं पे पेट्रोलियम निकल रहा है। तो अलग अलग प्रकार के, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज जो है निकलते हैं, तो उस प्रकार की विविधता भी है हमारे भारतीय समाज में। तो खनिज संबंधी विविधता भी है। औद्योगिक विविधता, उद्योग के मामलों में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों में प्रधानता हासिल की है, ठीक। और आगे भी चलता रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में भारत जो है पहले कुटीर उद्योग क्या करता था, लेकिन आज के युग में मैं बात करूं तो मॉडर्न जमाने में भारत जो है काफ़ी आगे निकल चुका है अब। तो औद्योगिक विविधता भी उसमें है, कहीं पे जहाँ पे जैसे गांव वगैरह की बात करूं तो अभी भी जो है हथकरघा हो गया, उसके बाद में जो है लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, इन सभी का बोलबाला है गांव क्षेत्रों में, जबकि शहरों में जो है औद्योगिक मामलों में जो है काफ़ी उन्नति हुई है। तो इस प्रकार से गांव और शहर की तुलना करें तो औद्योगिक समाज में हम विविधता देख सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतने पॉइंट क्लियर हुए। और हम देखते हैं ये ऊर्जा के स्रोत संबंधी विविधता। ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि कहीं पे पवन ऊर्जा के ली जा रही है, पवन से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, कहीं पे जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, कहीं पे सौर ऊर्जा से बिजली मतलब ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। इस प्रकार से ऊर्जा से संबंधित विविधता भी भारत में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, आवागमन के साधन संबंधी विविधता। जैसा कि ज्ञात होगा आपको पहले से ही कि भारत में आवागमन के साधन पहले क्या हुआ करते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी, ये सारी गाड़ियां हुआ करती थी। तो उनके माध्यम से हम लोग जो है क्या करते थे, आवागमन करते थे, यातायात की सुविधाएं क्या करते थे। लेकिन अब के साधन देखिए, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ट्रेन हो गया, उसके बाद में एरोप्लेन वगैरह, सब बहुत सारी उन्नति पे हम लोग चल रहे हैं। तो इस प्रकार की विविधता है। अभी भी गाँव में देखा जाए तो बैलगाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी किसी किसी के यहाँ। उसके बाद में साइकिल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो साइकिल तो हर जगह चलती है, लेकिन अगर बैलगाड़ी की बात करूँ, घोड़ा गाड़ी, तांगा वगैरह की, तो पहले चला करता था। याद करिए आप शोले मूवी, बसंती तांगे वाली, तो वो ध्यान रखिएगा उस बात को। तो पहले तांगा वगैरह चला करता था, अब नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन कभी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है, ठीक। संचार के साधन संबंधी विविधता देखेंगे। तो संचार के साधन, संचार मीन्स क्या होता है, फोन वगैरह जैसे हो गए, आवाज ब्लूटूथ कान में लगा हुआ है, फोन अलग है वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से हम बोलेंगे वहाँ तक सुनाई पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। संचार पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है संदेश भेजा करते थे लोग, मतलब लिख करके चिट्ठी लिखते थे, डाकिया के पास जाता था, डाकिया फिर लेके जाता था। इस प्रकार की जो है वहाँ के पोस्टमैन वहाँ पे पाते थे। इस प्रकार की जो है जैसे पिक्चर देखोगे आप जो है बॉर्डर पिक्चर, तो बॉर्डर में क्या होता है, चिट्ठी संदेशे आते हैं, तो संदेशे आते हैं चिट्ठी से। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे ध्यान देख सकते हो आप। और इसके तो अब संचार के साधनों में जैसे कि फ़ोन वगैरह चल गए हैं, बहुत सारे माध्यम है, आपको पता होगा, तो उसमें आप ये लिख सकते हो जनसांख्यिकीय विविधता। और जनसांख्यिकीय विविधता क्या है, जैसे कि भारत में विभिन्न प्रजाति के लोग भी रहते हैं, और जो है विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न नस्ल के लोग रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के जाति, नस्ल, लिंग, जाति, इन सब के आधार पर भेदभाव भी नहीं किया था। आर्टिकल जो है 15 इस बात का पूर्ण साक्षी देता है
आर्टिकल 15 मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो कि एक मूल अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। वो हमको ये राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि धर्म किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। और 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जनसांख्यिकीय विविधता है भारत में, लेकिन फिर भी एकता है। तो इतने फैक्टर हैं इसके जो है विविधता में एकता के, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पेपर आपके होने हैं। ठीक, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।